आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का ऐलान किया था। इसलिए हम आज के दिन को, और ख़ास तौर से जो पिछड़ा समाज है इस देश का, उस पिछड़े समाज के लिए आज का दिन ख़ास तौर पर एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा वो बेशक 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लेकिन जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी थी, जो तकरीबन 60% होगी, देश की आज़ादी के बाद जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे वो अधिकार 1990 तक इस देश के हुक्मरानों ने बेहोश करके रखा। और देश के संविधान में जो आर्टिकल्स थे इस देश की पिछड़ी जातियों के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन पिछड़े वर्गों के लिए जो सहूलियतें देने की, जो विशेष रियायतें देने की, जो विशेष तरह की प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है उसको लागू करने का जो इंतजाम किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इस देश के महान सामाजिक न्याय के प्रणेताओं ने, उसको जितनी भी सरकारें आईं उन सरकारों ने उसको लागू करने की बजाय यथास्थितिवाद को मजबूत बनाए रखा। उस दौर के समाजवादी नेताओं के दबाव में और कुछ भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हैं उनके प्रति जो प्रतिबद्धता थी, उसको लेकर पंडित नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर आयोग पिछड़ी जातियों को कौन कौन सी इस देश के अंदर सुविधाएं दी जाएं, कौन कौन लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, इस बात का आकलन करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 29 जनवरी 1953 को एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बहुत बड़े साहित्यकार काका कालेलकर जी की अध्यक्षता में कालेलकर आयोग या प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। ये सबको मालूम है, जो भी हमारे बुद्धिजीवी साथी यहाँ लाइव हमारी बात सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें पता है कि काका कालेलकर आयोग का गठन पंडित नेहरू ने किया और पंडित नेहरू ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट भी दे दिया। लेकिन ये इस देश का पहला ऐसा आयोग होगा जिस आयोग के अध्यक्ष से ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लिखवा लिया कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया गया तो इस देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसा हमको बताया जो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे शिवदयाल चौरसिया जी, उनके बेटी के बेटे हैं, वकील हैं। उन्होंने मुझको लखनऊ में मिलने पर बताया कि हमारे नाना जी बताते थे कि मैं भी कालेलकर साहब के साथ पंडित नेहरू के पास चला गया और पंडित नेहरू ने उस रिपोर्ट को देखने के बाद कहा कि कालेलकर, तुमने रिपोर्ट पढ़ा, इस रिपोर्ट के क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे इस देश के अभिजात्य समाज के ऊपर, इसके बारे में तुमने कभी आकलन किया? कालेलकर साहब ने उस समय जवाब दिया था कि मैं बहैसियत ब्राह्मण, मैं इस आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। मैं इस आयोग का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था कि इस देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो इस देश की बहुत बड़ी एक जमात है, जो समाज में पीछे है, जो शिक्षा में पीछे है, जो रोजगार में पीछे है, या विभिन्न संसाधन जो जरूरी हैं एक आदमी के जीने के लिए, उन सारी चीजों में जो पीछे हैं, उनको वे कौन लोग हैं और उनको कौन कौन सी सहूलियत दी जाए, मैं इस बात के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए हमने उन लोगों के बारे में ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट दिया है। लेकिन पंडित नेहरू ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। तमाम जो समाजवादी लोग थे वो लोग नारा लगाते रहे, लोहिया जी से लेकर जितने लोग थे कि संसोपा ने बाधी गाट, पिछड़े पावे 100 में 60। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा इस देश के पिछड़े समाज को सामाजिक न्याय दिलाने का, इस देश के अंदर जो समाजवादियों का जो एक प्रमुख नारा था, वो एक प्रमुख नारा ये था कि पिछड़े पावे 100 में 60। और इसी बात को लेकर जब 1977 में पहली बार कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी और जनता पार्टी की सरकार बनी,
भले ही उसका नेतृत्व तो कांग्रेसी लोगों के हाथ में रहा, वो मोरारजी देसाई रहे हों या जो लोग भी महत्वपूर्ण पदों पर थे वे प्रो कांग्रेसी थे। लेकिन समाजवादियों ने, उसमें जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादियों ने मुद्दा फिर उठाया कि कालेलकर रिपोर्ट को लागू किया जाए। जनता पार्टी ने ऐसा घोषणा पत्र में लिख भी रखा था कि हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप देंगे। उसके बाद चूंकि लागू नहीं करना था, मोरारजी देसाई ने कहा कि वो रिपोर्ट बहुत पुरानी हो गई, नई रिपोर्ट फिर से इस समय आगणन किया जाए कि कौन लोग पिछड़े हैं, उनको क्या क्या रियायत दी जाए। और उन्होंने बीपी मंडल, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मंडल साहब के नेतृत्व में 1 जनवरी 1979 को दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मोरारजी देसाई जी ने किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने। और उसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को जनता पार्टी की सरकार चले जाने के बाद उसकी रिपोर्ट आई। और उस रिपोर्ट में जो बीपी मंडल जी ने इस देश के पिछड़े जातियों के लिए उन्होंने जो जिन सहूलियतों को, जिन रियायतों को, जिन विशेष अवसर की बातों को उन्होंने लागू करने की सिफारिश की, उसको इंदिरा जी, नेहरू जी की जो बेटी थी इंदिरा जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाले रखा, राजीव गांधी जी ने ठंडे बस्ते में डाले रखा। लेकिन आज ही के दिन, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूं बीपी सिंह जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री, कि वे भले ही राजपूत जाति से पैदा हुए, बड़ी जाति के थे, अभिजात समाज के थे, राजा थे, लेकिन चाहे जो परिस्थितियां रही, हमारे लिए बीपी सिंह जी श्रद्धेय हैं कि उन्होंने ठंडे बस्ते से निकाल करके उस गर्द को, उस धूल धक्कड़ को झाड़ करके और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, इस बात का ऐलान आज के दिन 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह जी ने किया। और ये मार्केबल बात है, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को ये समझना चाहिए। आज जितनी कठिन स्थिति है, 1990 से केवल 30 बरस बीते हैं, और 30 बरस बीतने के बाद, मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो जंग छिड़ी थी, उस जंग की आज जो परिणति हुई है, आज जो उसका समापन हुआ है, वो मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े समाज के लिए बहुत ही दुखद है। जो इस देश की पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए 30 बरस बाद ही 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू करने का ऐलान होता है, और आज 7 अगस्त 2020 को 30 साल बाद इतनी दुखद परिणति उस पिछड़े आंदोलन की हुई है कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता। मेरे जैसे लोग जो पिछड़े समाज के लिए अनवरत लड़ते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा करके पिछड़े समाज की बहबूदी के लिए, पिछड़े समाज की तरक्की के लिए जितनी ताकत है, जिस क्षेत्र में भी हमारे जैसे अनगिनत लोग पूरे देश भर में लगे हुए हैं, उन्हें आज ये कहते हुए कोई संकोच मुझे नहीं है कि आज सबसे अधिक तकलीफ, 30 साल बाद सबसे अधिक तकलीफ और दुख का समय है पिछड़े वर्गों के लिए। बीपी सिंह जी ने जितनी गालियां सुनी और हमारे समाज के लोगों ने भी जिस तरीके से कन्नी काटा उस आंदोलन के साथ, अन्यथा आज की तारीख में जो उस समय 7 अगस्त 1990 को जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, तो 3 प्रमुख पार्टियां, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों दलों ने 1989 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हमारी सरकारें बनती हैं तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तीनों दलों ने। लेकिन जब बीपी सिंह जी ने ऐलान किया तो जनता दल में ही चंद्रशेखर जी शामिल थे, और चंद्रशेखर जी बंबई से बयान दिए जनता दल में रहते हुए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट केवल घोषणा पत्र में लिखे जाने की वस्तु थी, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए था। यह चंद्रशेखर जी ने कहा, जो बाद के दिनों में इस देश के प्रधानमंत्री बने। और कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी जी लगातार घंटों मंडल कमीशन के खिलाफ, राजीव गांधी जी ने देश की संसद के अंदर भाषण दिया। लाल किशन आडवाणी जी ने मंडल के विरुद्ध कमंडल ही उठा लिया, और पूरे देश के अंदर उन्होंने मंडल के खिलाफ जो राम रथ लेकर वो चलने का काम किए। 2 रथ उस समय चले, एक मंडल रथ चला, एक राम रथ चला। राम रथ मंडल को कुचलने के लिए, राम रथ
पिछड़े समाज के को जो अधिकार दिया जा रहा था उस अधिकार को छीनने के लिए चला। लेकिन हमारा समाज इतना बावला है, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है, और जनता को धर्म का अफीम खिला दीजिए, फिर जनता बौरा जाएगी। उसको अपना हित अहित लाभ हान कुछ भी नहीं, उसको बस राम चाहिए, उसको बस मंदिर चाहिए, उसको बस धर्म की बात। और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के चालाक साथी इस बात को समझते हैं कि इस देश का जो वंचित समाज है, जो इस देश का पिछड़ा समाज है, जो इस देश का शोषित पीड़ित समाज है, वो अपने अधिकार की बात को भूल जाता है। जब उसको हम राम की बात कहते हैं, जब उसको हम भगवान की बात करते हैं, जब हम उसके लिए मंदिर की बात करते हैं, फिर वो काम की बात भूल जाता है। अपने रोटी का, अपने रोजगार का, अपने शिक्षा का, अपने स्वास्थ्य का, अपने सुरक्षा का, ये सारी चीजें भूल जाता है। उसको फिर राम दिखाई देने लगते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात का लाभ उठाया, और जंग शुरू हुआ मंडल का और कमंडल का। बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया, केवल एक सिफारिश बीपी सिंह जी ने लागू किया। जो हमारे साथी सुन रहे हैं हमारी बात को, पिछड़े समाज के लोग, केवल एक सिफारिश बीपी सिंह ने लागू किया कि सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। और बीपी मंडल ने केवल एक सिफारिश नहीं किया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, बीपी सिंह जी ने ऐसे दर्जनों सिफारिश किया था इस देश की पिछड़ी जातियों को तरक्की दिलाने के लिए, और जो हजारों वर्ष से, जिनको शिक्षा से, जिनको रोजगार से, जिनको सम्मान से, जिनको संपत्ति से, जिनको खेती से, कृषि से, मतलब हर चीज से जिनको महरूम कर दिया गया था, उन वर्गों को उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिले में बीपी मंडल जी गए, और प्रत्येक जिले में जाकर उन्होंने इस बात का आकलन किया कि कौन लोग शिक्षा में पीछे हैं, कौन लोग रोजगार में पीछे हैं, और किन वर्गों को अपमानित किया जाता है समाज में, किनको अहिरा, लोहरा, कोहरा, तेलिया, कोयरिया, मलहवा, ये तमाम हजमा, ये तमाम जो संबोधन है इस देश की पिछड़ी जातियों के लिए, किन लोगों को किया जाता है। हम इस देश का जो क्षत्रिय समाज है उसको हम क्षत्रिया नहीं कह सकते हैं, उसको हम रजपूतवा नहीं कह सकते हैं, उसको हम बाबू साहब कहते हैं। इस देश का जो ब्राह्मण समाज है, जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, उनको हम बभना नहीं कहते हैं, उनको हम पंडित जी कहते हैं। जो इस देश का मारवाड़ी समाज है, वैश्य समाज है, उसको हम मरवड़िया नहीं कहते हैं, उसको हम साहू जी कहते हैं, उसको हम सेठ जी कहते हैं। लेकिन जो इस देश की इतर जातियां हैं, सेठ जी, साहू जी, सेठ जी, पंडित जी और बाबू साहब, इन तीन वर्गों को छोड़ करके जितनी जातियां हैं, उन जातियों को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति है, उसकी बातें छोड़ दीजिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करके अपने बेटों को दवा के अभाव में मरने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्नी को बंबई की सड़कों पर गोबर उठाने के लिए छोड़ दिया कि गोबर उठाओ, गोबर बीनो, उपला पाथो और उससे अपना पेट चलाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारा 8 करोड़ हमारे जो बेटे और बेटियां हैं दलित समाज के, अगर मैं अपनी एक बीबी रमाबाई के लिए, मैं अगर अपने एक बेटी इंदू के लिए, मैं अगर अपने 2-3 बेटों के लिए मैं अगर कोई नौकरी कर लेता हूं, मैं कहीं किसी के वहां जा करके मैं झुक जाता हूं और मनुवाद को स्वीकार कर लेता हूं, तो इस देश की जो 8 करोड़ आबादी है दलित समाज की, एससी और एसटी की, आखिर वो एससी और एसटी का फिर कौन पिता बनेगा, कौन उनका पूछनहार होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्नी को, अपने बेटे और बेटियों को बलि चढ़ा दिया, लेकिन अपने समाज को आजादी के बाद ही अधिकार दिला दिया। लेकिन पिछड़े समाज में ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ, पिछड़े समाज में ऐसा कोई हमारा लायक हमारी संतान पैदा नहीं हुई, हमारा कोई पुरखा पैदा नहीं हुआ। आजादी के बाद, उसके पहले जितने लोग रहे, उन लोगों ने तमाम भिन्न भिन्न आंदोलन किए पिछड़े समाज के लोगों ने। लेकिन जो बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर, देश के संविधान के आर्टिकल 340 को लेकर
15-4, 16-4 और दूसरे जो प्राविधान थे इस देश के अंदर पिछड़े वर्गों के लिए, जो बड़ा आंदोलन होना चाहिए था, वो चाहे बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर या अलग रह करके इस देश के अंदर देश के संविधान के मुताबिक और देश के संविधान के उन आर्टिकल्स को लागू कराने के लिए इस देश में कोई बड़ा आंदोलन इस देश के हमारे पिछड़े पुरखों ने नहीं किया। छोटे मोटे आंदोलन हुए और मंडल कमीशन की केवल एक संस्तुति 7 अगस्त 1990 को लागू करने की घोषणा किया बीपी सिंह जी ने, और 13 अगस्त 1990 को इसकी अधिसूचना उन्होंने जारी किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं केवल एक सिफारिश कि सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण भारत सरकार देगी, और आज जो लोग राम मंदिर निर्माण पर आज तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया, वे लोग देश के संविधान में पिछड़ों को अधिकार मिलना चाहिए ये लिखा हुआ था। देश की संसद ने जिसको पास किया, देश की संसद में जो लाया गया और जिस पर अधिसूचना जारी की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर इसे स्वीकार किया एमएच कानिया की खंडपीठ ने, उसके खिलाफ पूरे देश के बसों को तोड़ा, रेलों को तोड़ा, आत्मदाह किया, गालियां दिया इस देश के अंदर। बीपी सिंह से लेकर जितने भी पिछड़े समाज के उस दौर के नेता थे उन सभी को गालियां दिया, शहर शहर मारपीट हुई। और मेरे जैसा आदमी जो बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का मैं विद्यार्थी था, देवरिया जिले में सवर्ण लिबरेशन फ्रंट बन गया। 7 अगस्त 1990 को घोषणा हुई, 13 अगस्त 1990 को सूचना जारी हुई, और उसके 2 दिन बाद देवरिया के कलेक्टर के कार्यालय के सामने सवर्ण लिबरेशन फ्रंट का अनशन शुरू हो गया, कर्मिक अनशन शुरू हो गया। पिछड़े वर्ग के लोग सोए हुए थे। हम 4 लोग मिलकर के देवरिया शहर के अंदर 4 लोग पिछड़े वर्गों के, डॉक्टर प्रवीण निखर, सुदर्शन चौरसिया, अश्वनी कुमार यादव और मैं, 4 लोग मिलकर के मीटिंग किए और आरक्षण समर्थक संघर्ष समिति केवल 4 लोगों ने बनाया। और अगले दिन से उनके समानांतर हमने भी कहा कि हमारी आबादी इतनी है इसलिए ये एक कर्मिक अनशन कर रहे हैं, हम 5 लोग एक साथ बैठेंगे। और 1990 के उस दौर में अगस्त में आमने सामने हमारे टेंट लगे आरक्षण के समर्थन में। सवर्ण लिबरेशन फ्रंट के तरफ से एक व्यक्ति अनशन पर बैठता था, हम लोग 5 लोग बैठते थे। और दूसरे दिन ही, पहले दिन 5 लोग बैठे, दूसरे दिन मेरे नेतृत्व में 5 लोग बैठे, और उसके अगले दिन तीसरे दिन देवरिया के कलेक्ट्री कचहरी में मारपीट हुई। महेंद्र सिंह यादव बहुत सीनियर वकील थे पिछड़े समाज के, रामाज्ञा सिंह चौहान पिछड़े समाज के नेता थे। इन दोनों लोगों को देवरिया की दीवानी कचहरी में सवर्ण वकीलों ने पीटा, मोटरसाइकिल में आग लगाया, आंदोलन हुआ, और दोनों लोगों के आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों के टेंट प्रशासन ने फिर उखाड़ कर फेंका, और फिर यह आंदोलन लंबा चला। शरद यादव जी ने राम रथ के खिलाफ मंडल रथ निकाला मधेपुरा से, और दिल्ली के वोट क्लब पर जाकर लाखों लोगों की रैली हुई मंडल के समर्थन में। पूरे देश भर में शरद यादव जी ने मंडल रथ लेकर के घूमने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लालू प्रसाद यादव जी ने राम जेठमलानी को वकील रखा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉक्टर रामोदेश सिंह से लेकर के और तमाम लोग बहस में हिस्सा लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया 16 नवंबर 1992 को कि जो बीपी सिंह ने 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दिया है, उसको लागू किया जाए। और फिर 16 नवंबर 1992 से केवल एक संस्तुति लागू हुई। बाद के दिनों में अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री हुए। मैं अर्जुन सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वो भी राजपूत बिरादरी के थे। मैं उनके प्रति भी श्रद्धावनत हूं कि अर्जुन सिंह जी ने मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए उच्च शिक्षा में जो बीपी मंडल की जो एक और सिफारिश थी कि शिक्षा में भी 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, अर्जुन सिंह जी ने दूसरी सिफारिश को लागू किया। फिर अर्जुन सिंह के खिलाफ भी आंदोलन हुआ। पूरे देश के अंदर अभिजात वर्ग के लड़कों ने
छात्रों ने अर्जुन सिंह का पुतला फूंका और अर्जुन सिंह के खिलाफ भी मुर्दाबाद का नारा लगा। पूरे देश भर में आंदोलन हुआ। केवल 2 संस्तुतियां लागू हो सकी अभी तक, और बीपी मंडल ने कहा पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। आज भी पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, हम कालिदास लोग जिस डाल पर बैठते हैं उसको काटने लगते हैं। हम ही लोगों ने विरोध किया पदोन्नति में आरक्षण का, विरोध का पदोन्नति में आरक्षण का, जो मंडल कमीशन की संस्तुति में दूसरे नंबर पर है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। बीपी मंडल ने कहा कि जो कोटे पूरे नहीं किए गए, 3 साल की अवधि तक उनको अनारक्षित न भरी गई सीटें, अगर हमारे अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, हमारी सीट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो 3 साल तक उसको अनारक्षित को न दिया जाए, 3 साल तक उसको आरक्षित रखा जाए, जो कोटे भरे ना हो। उन्होंने आयु सीमा में SC ST के बराबर आयु सीमा में छूट की सिफारिश की। रोस्टर प्रणाली जो SC ST के लिए अपनाई जाती है, उसी तरीके से पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उसी प्रकार से रोस्टर प्रणाली अपनाई जाए जिस तरीके से SC और ST के लिए अपनाई जाती है। ऐसी सिफारिश बीपी मंडल ने किया। ऐसी सिफारिश बीपी मंडल ने किया कि वित्तीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी आरक्षण बाध्यकारी की जाए। आज सबसे बड़ी जो जरूरत है, क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने? हम पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम इस देश से आरक्षण को सीधे सीधे खत्म भी नहीं करेंगे और आरक्षण के रहने का मतलब भी नहीं कोई रह पाएगा। हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि आरक्षण रहेगा भी और आरक्षण के रहने का कोई मतलब भी नहीं होगा। ये कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आज किस तरीके से हम सोए हुए हैं। हमारा जो नेतृत्व है, हमारी जो बात करने वाले लोग हैं, जिनको वोट दे करके हम सत्ता पर बिठाने का काम करते हैं, आज वे सभी लोग हम सब के सब चुप पड़े हैं और वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आरक्षण का रहना और न रहना हम ऐसा कर देंगे कि आरक्षण खत्म भी सीधे सीधे नहीं करेंगे और आरक्षण के रहने का कोई मतलब भी ना होगा। आज क्या? आज सारी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, रेल प्राइवेट सेक्टर में, बस प्राइवेट सेक्टर में, स्वास्थ्य प्राइवेट सेक्टर में, सुरक्षा के तमाम जो सुरक्षा से जुड़े हुए, जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम काम है, जैसे खाना बनाने के लिए जो फॉलोवर रखा जाता है, जो सफाई कर्मी के लिए सफाई कर्मी रखा जाता है, केवल पुलिस को छोड़ करके जो गन लेकर खड़े रहते हैं, बाकी जितने काम उसमें हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। तो स्वास्थ्य, परिवहन, हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन, बड़े कल कारखाने, ये सभी के सभी प्राइवेट सेक्टर में। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना सही हो जाएगा। जब सरकारी उपक्रम रहेंगे ही नहीं, फिर सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा? जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको हूबहू लागू करने पर आमादा है और लागू कर रही है। आमादा नहीं है, लागू कर रही है। पिछली 5 साल की सरकार एक भी रिक्रूटमेंट केंद्र सरकार का नहीं निकला। अभी सरकार बने हुए दूसरा साल चल रहा, लेकिन कोई रिक्रूटमेंट भारत सरकार का नहीं निकला। कैसे निकलेगा जब सारे के सारे सरकारी संस्थान प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे? और उसमें कर दिया कि आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होगी। आउटसोर्सिंग किसके होंगे? जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको आउटसोर्सिंग का लाइसेंस दे दिया जाएगा कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग में स्वीपर से लेकर, वार्ड बॉय से लेकर, फार्मासिस्ट से लेकर जितनी भी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग में होनी है, एक फर्म को दे दिया गया। वो फर्म संघ से जुड़े हुए लोगों को ही फार्मासिस्ट बनाएगी, स्वीपर बनाएगी, वार्ड बॉय बनाएगी। जितने भी पद होते हैं डॉक्टर को छोड़ करके, डॉक्टर तक की नियुक्ति संविदा पर,
तो डॉक्टर भी संविदा पर, फार्मासिस्ट भी संविदा पर, एक विभाग की बात केवल कर रहा हूं। डॉक्टर भी संविदा पर, फार्मासिस्ट भी संविदा पर, वार्ड बॉय भी संविदा पर, स्वीपर भी संविदा पर, क्लर्क भी संविदा पर, ड्राइवर भी, एम्बुलेंस का ड्राइवर भी संविदा पर, और संविदा पर रखने वाली एजेंसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसमें रखे जाने वाले लोग सभी के सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, कोई आरक्षण नहीं। फिर पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा खाली पिछड़ी जातियों से, कौन लोग उसमें नियुक्त किए जाएंगे? इसी तरीके से इस देश के हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को लाकर अडानी और अंबानी अपने मित्रों को बेच करके औने पौने दामों में जो प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर में जो सरकारी सेक्टर रह गए वहां पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति, कोई रिक्रूटमेंट नहीं, कोई सरकारी नियुक्ति नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई आरक्षण नहीं। और दूसरा, जो जिनको आउटसोर्सिंग से रखा 3 साल 4 साल, फिर सरकार कहेगी कि 5 वर्ष का इनको अनुभव हो गया, इनको अब हम परमानेंट कर रहे हैं, तो कोई आरक्षण नहीं। आउटसोर्सिंग में कोई, प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं, आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण नहीं। और जो लोग आउटसोर्सिंग से रखे गए 5 साल बाद सरकार उनकी है, वो कहेंगे कि इनको 5 साल का तजुर्बा हो गया, इसलिए इनको अब हम परमानेंट कर रहे हैं। तो बिना आरक्षण के उनके लोग परमानेंट सरकारी नौकरी में चले गए। तो आज जो साजिश, मंडल दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन जो साजिश है इस देश के अंदर, इसलिए जो सबसे बड़ी मांग आज की है, और इस देश के पिछड़े समाज को, जो सोया हुआ पिछड़ा समाज, जो कुचालक पिछड़ा समाज है, इस पिछड़े समाज के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती आपका आरक्षण जो 27% बीपी सिंह ने लागू किया। केवल अभी 2 चीजें लागू हुई मंडल कमीशन की, एक 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण और एक 27% उच्च शिक्षा में आरक्षण। तो वहां भी उच्च शिक्षा में आरक्षण में भी वो आपको 27 दे रहे हैं। इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ कि अगर आप सामान्य के बराबर मेरिट अगर आपकी है तो आपको सामान्य में रखा जाएगा। वो अनरिजर्व सीट है, वो ये नहीं है कि 50%, वो अनरिजर्व लोगों को देने की सीट है, वो सीट अनरिजर्व है। उसमें जो मेरिट में सबसे हाई है वो पिछड़ी जात का है, वो एससी है, वो एसटी है, वो 50% में रहेगा। और जो बैकवर्ड की मेरिट है, उस मेरिट के अंदर जो लोग आते हैं वो 27% बैकवर्ड में रहेंगे। लेकिन आज वहां भी तिकड़म, और छोटा छोटा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण खंडपीठ के खिलाफ एक जजों के और 2 जजों के बेंच के हाई कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया जाता है। 50%, केवल 15% सवर्ण आबादी को आरक्षण और 50% में बाकी जातियों को कर दिया जाता है। यहां भी खेल होता है। लेकिन अब तो 10% सवर्णों को आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया, जो देश के संविधान में कहीं भी 2 चीजें, क्रीमी लेयर का प्राविधान देश के संविधान में कहीं नहीं है, और कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्राविधान देश के संविधान में नहीं। लेकिन इस देश के संविधान को पलट दिया। 10% सवर्ण गरीबों को आरक्षण, कहीं गरीबी के आधार पर आरक्षण देने का प्राविधान नहीं है। इस देश के संविधान में आरक्षण देने का, प्रतिनिधित्व देने का प्राविधान सामाजिक, शैक्षणिक, अछूतपन, जंगलीपन के आधार पर है। जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जिनको हजारों वर्ष से हमने जंगल में कर रखा है, सत्ता से, संपत्ति से, सम्मान से जिनका कोई वास्ता नहीं रहा, उनको हमने एसटी बनाया। जिनको, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे और जो अछूत थे, जो अनटचेबल लोग थे, उनको हमने एससी वर्ग में रखा, और जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे उनको हमने ओबीसी वर्ग में रखा। कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्राविधान नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने भी संसद में तालियां बजाया। भारत के संविधान को पलट करके 10% आरक्षण देने का जब कानून पास हो रहा था, तो मुझे शर्म है इस बात पर कि हमारे लोगों ने भी तालियां बजाया और अपने हाथ उठाने का काम किया। देश के संविधान को बदल करके, देश के संविधान को खत्म करके, मार करके, और इस देश में 10% सवर्ण आरक्षण दिया गया। 10% सवर्ण आरक्षण दे दिया। जो बाकी बचता है, उस बाकी बचे हुए में उन्हीं को आरक्षण। ये बहुत बड़ी चुनौती पिछड़े समाज के सामने, वंचित समाज के सामने है। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो
आज जो बीपी मंडल ने कहा कि 6वें नंबर पर कि वित्तीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी आरक्षण बाध्यकारी की जाए। भारत सरकार लाइसेंस देती है, भारत सरकार जमीन देती है, भारत सरकार ऋण देती है। आज अगर बैंकों का अंबानी से कह दिया जाए कि अंबानी जी आप बैंकों का ऋण, भारत सरकार के बैंकों से जो आपको ऋण दिया गया है उस ऋण को आप दे दीजिए, तो हमारी हैसियत में आ जाएंगे। जो हैसियत में मैं हूं उस हैसियत में अंबानी चले आएंगे। इस देश की पूंजी को लेकर के, इस देश के भारत सरकार के बैंकों से कर्ज लेकर के आज भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति अंबानी साहब बने हुए हैं। तो जब हमने उनको कर्ज दिया है, हमने भारत सरकार की पूंजी से उनके प्रतिष्ठान खड़े हैं, उनके कल कारखाने खड़े हैं, तो वहां पर भारत के संविधान के मुताबिक आरक्षण को बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। यह बीपी मंडल ने कहा अपनी संस्तुतियों में कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को बाध्यकारी किया जाए, और इस बात का कानून नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, निजी क्षेत्र में हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। आज पिछड़े समाज को और संपूर्ण SC/ST को आज इस बात को लेकर के आंदोलित होने की जरूरत है। जिस तरीके से 2 मुद्दों को लेकर इस देश का मैं आभारी हूं, इस देश के SC/ST समाज का, जिन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पर, जिन्होंने SC/ST एक्ट के मुद्दे पर इस देश के अंदर बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। कोई राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर कोई राजनीतिक दल इनके पक्ष में इन दोनों मुद्दों को लेकर के इनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से अपनी शहादत और अपनी कुर्बानी देकर इस देश का SC और ST तबका, इस देश का SC और ST तबके का बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, नौजवान, छात्र, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा किया और दोनों मुद्दों पर झुकना पड़ा भारत की सरकार को, उसी तरीके से जो इस देश के कल कारखाने बेचे जा रहे हैं, इस देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, इस देश में आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जा रही हैं और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। आरक्षण को आउटसोर्सिंग में, प्रत्येक तरह की नियुक्ति में, जहां भी कहीं, चाहे वो आउटसोर्सिंग से नियुक्ति सरकारी प्रतिष्ठानों में हो या प्राइवेट सेक्टर में नियुक्ति हो, वहां पर आरक्षण की जो अवधारणा है, उस आरक्षण की अवधारणा को सख्ती से लागू करने का कानून इस देश के अंदर बने, इसके लिए इस देश में बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा। अन्यथा जो आज एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है सरकार ने, क्या है कौशल विकास कार्यक्रम? इस देश के अंदर अब कौशल विकास कार्यक्रम शुरू हो, ये मनुवाद को इस देश के अंदर अस्थाई, दूसरे तरीके से, आधुनिक तरीके से मनुवाद को लागू करने का उपक्रम है कौशल विकास कार्यक्रम। जो बढ़ई है, बढ़ई को लकड़ी, कैसे बढ़िया लकड़ी का काम आप करेंगे, भारत की सरकार इसकी ट्रेनिंग देगी। जो लोहार है, लोहे का काम कैसे बढ़िया आप करेंगे, इस बात की ट्रेनिंग भारत की सरकार देगी। अगर ग्वाला है, अहीर है, तो पशुपालन का काम कैसे बेहतर आप करेंगे, ये भारत की सरकार आपको ट्रेनिंग देगी। अगर कोयरी है, कुशवाहा है, तो सब्जी कैसे बढ़िया उत्पादित करेगा, इस बात की ट्रेनिंग भारत सरकार देगी कौशल विकास के माध्यम से। अगर दर्जी है तो उसको कपड़ा बुनने की अच्छी तरकीब बताई जाए, इस बात का ट्रेनिंग कौशल विकास के जरिए। हजाम है तो उसको हजामत बनाने का, कौशल विकास के जरिए हजामत बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर मोची है, अगर चमार है, तो चमड़ा छीलने का और जूता बनाने का कौशल उसको सिखाया जाएगा। मतलब आप अब पढ़ लिख करके प्रोफेसर नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, मास्टर नहीं बनेंगे, लेखपाल नहीं बनेंगे। आपकी जो जाति है, उस जाति के हिसाब से इस देश में अब कौशल विकास कार्यक्रम लागू होगा, आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और भारत की सरकार आपको कर्जा देकर कहेगी कि अब जाओ, चमार हो तो जूता बनाओ, अहिर हो तो भैंस चराओ, लोहार हो तो लोहा पीटो, अगर कुम्हार हो तो मिट्टी का बर्तन बनाओ। जितनी जातियां, उन जातियों के पेशों के हिसाब से उनको कौशल विकास, भारत सरकार कौशल विकास की ट्रेनिंग देगी
और फिर उनको कर्जा देकर कहेगी कि जाओ अपने जाति का पेशा करो। पढ़ने और पढ़ाने का काम जिनका है, इस देश के अंदर जो हजारों बरस से जो लोग पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे थे, सम्मानजनक पदों पर बैठते थे, और भारत सरकार ने बिना आईएएस का एग्जाम दिए प्रमुख सचिव बना दिया संघ के लोगों को, तो कहेंगे कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आपको आईएएस और आईपीएस का एग्जाम भी नहीं देना है, पीसीएस का एग्जाम भी नहीं देना है। हमारे पास योग्य लोग हैं, उनको हम सीधे नियुक्त करके हम प्रमुख सचिव बना देंगे, उनको हम एसडीएम बना देंगे, डीएम बना देंगे, एसपी बना देंगे। अब आपको न पढ़ने की जरूरत है, इस देश की पिछड़ी जातियों, इस देश के शोषित समाज के लोगों, आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी साजिश इस देश के अंदर केवल 30 बरस बाद 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा किया बीपी सिंह ने, और आज 7 अगस्त 2020 को केवल 30 साल बाद जो बहुत बड़ी साजिश इस देश के अंदर मनुवाद को स्थापित करने की हो रही है। आज लोग खुश हैं। काय बात के लिए खुश हैं? राम जी का मंदिर बन रहा है 3000 करोड़ रुपए में। पूरा देश कोरोना से त्रस्त है, दुनिया में सबसे अधिक कोरोना के मरीज निकल गए भारत के अंदर। वेंटिलेटर नहीं है, विधायक तक मर रहे हैं, मंत्री तक मर रहे हैं, प्रमुख सचिव तक। बिहार में प्रमुख सचिव को बेड नहीं मिला, बिहार में विधायक मर गए, उत्तर प्रदेश में मंत्री मर गई कोरोना से। वेंटिलेटर नहीं है, जो आवश्यक सामान अस्पतालों में होने चाहिए, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है भर्ती होने के लिए मरीजों के पास। लेकिन 3000 करोड़ रुपए लगाकर इस देश में राम जी का मंदिर बनेगा। जिनकी आस्था है राम में, हमको इतराज नहीं है, राम को पूजें। लेकिन साथियों, पिछड़े समाज के लोगों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि राम जी को पढ़िए, तो राम जी के बारे में जो इन लोगों ने लिख रखा है, जिनके लिए राम जी ने काम किया, वो राम जी की आराधना करें, राम जी का मंदिर बनाएं, राम जी को पूजें, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिनके पुरखों की हत्या किया राम जी ने, शंभू को काहे मारा गया, और आज वही तो रामराज लाने की कल्पना की जा रही है। किस देश के अंदर रामराज लाया जाए? रामराज का मतलब क्या है? मंडल राज को खत्म करना। रामराज का मतलब मंडल राज खत्म हो, कमंडल राज लागू हो। आप सभी शंभू की औलादें, जिनको हजारों बरस तक पढ़ने नहीं दिया गया, जिनको हजारों बरस तक सम्मान नहीं मिला, जिनको हजारों बरस तक राज सत्ता से दूर रखा गया, जिनको हजारों बरस तक संपत्ति से दूर रखा गया, वे लोग अगर विद्रोह करके अगर शंभूक बनने की कोशिश किए, पढ़ने की कोशिश किए, पढ़ाने की कोशिश किए, तो उनका गर्दन काटा गया। तो अब आपका सीधे सीधे तलवार से गर्दन नहीं कटेगा इस रामराज में। ये रामराज जरा आधुनिक रामराज है। वो रामराज वो पुरातन रामराज था। वो रामचंद्र जी के जमाने का जो रामराज था वो पुरातन रामराज था, और ये आधुनिक रामराज है। इस आधुनिक रामराज में अहिर का, लोहार का, कुम्हार का, तेली का, कोयरी का, कुर्मी का, काछी का, मलाह का, चमार का, लोहार का, धुसात का, तेली का, धोबी का, पासी का, मेहतर का, ये जो जातियां हैं एससी, एसटी, ओबीसी, इनका गर्दन नहीं काटा जाएगा तलवार से। इस रामराज में इनको कहा जाएगा कि अब तुमको हम कर्ज दे रहे हैं, तुमको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, तुम जाओ भैंस चराओ, दूध निकालो और चौराहे पर ले जाकर बेचो। तुमको हम कर्ज दे रहे हैं, कौशल विकास में प्रशिक्षण दे रहे हैं, तुम जाओ कोयरी हो तो सब्जी बढ़िया, आलू की सब्जी, आलू की खेती करो, तरोई की खेती करो, नेनुआ की खेती करो, करेले की खेती करो, और उससे उसको ले जाकर के बाजार में बेचो। तुमको कलेक्टर और कप्तान बनने की जरूरत नहीं है। इस रामराज में सीधे आपका गर्दन नहीं कटेगा। जो आपको अधिकार 26 जनवरी 1950 को अम्बेडकर रचित संविधान लागू करके और जो अधिकार आपको दिया गया था, मौज आपने जितनी तादाद में ही आपने चपरासी से लेकर और कलेक्टर बन करके जो मौज किया है, वो मौज अब उनको खल रहा है। उनको लग रहा है कि गांव में चमार के भी अच्छे घर हो गए, उनको खल रहा है कि गांव में अहीर के भी अच्छे घर हो गए, टोटी लग गई, टाइल्स लग गया, मोजेक लग गया, संगमरमर लग गया, मार्बल लग गया। ये छप्पर में रहने वाले लोग
ये हमारी कृपा पर, हमारे टुकड़े पर पलने वाले लोग, जिनको हजारों बरस से हमने गुलाम और दास बना करके, जिनसे हमने मुफ्त में सारी चीजें लेने का काम किया, अब ये सभी भी कालर ऊंची करके और जबान ऊंची करके मुट्ठी बांध कर चल रहे हैं। ये उनको खल रहा है। और नागपुर में वे जो शोध करते हैं, वो नागपुर में बैठकर शोध करने वाले लोग, हजारों बरस की उनकी जो खोपड़ी है, वो हजारों बरस की खोपड़ी आपको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और इसलिए वो देश के संविधान को बदल रहे हैं, वो देश के इंतजाम को बदल रहे हैं, वो देश के कल कारखानों को, वो देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बदल रहे हैं, उनको बेच रहे हैं अपने उद्योगपति साथियों में। जो इस देश के अंदर डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश की सत्ता बाभन और बनिया के गठजोड़ से चलती है। इस देश की सत्ता बाभन और बनिया के गठजोड़ से, नेहरू और उस समय वे बिरला की बात करते थे, नेहरू और बिरला के गठजोड़ से इस देश की सत्ता चलती है। तो इस देश की सत्ता अब बिरला और बिरला मतलब मोदी और अंबानी। मोदी कोई पिछड़ी जाति के व्यक्ति नहीं है। मोदी साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी कलम से अपने आप को पिछड़ी जात घोषित किए। ये सोचिए, वे नागपुर में बैठे हुए लोग सामान्य लोग नहीं हैं, बड़े चालाक लोग हैं। आज हम जो निर्णय ले रहे हैं, 10 साल बाद उसका असर क्या पड़ेगा, ये सोचकर वो निर्णय लेते हैं। हमने पहले कहा कि विज्ञान की भाषा में जो इस देश की जो कमेरी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, वो कुचालक हैं। जो लकड़ी है वो लकड़ी कुचालक होती है। लकड़ी का जो सिरा जलता है वही गर्म होता है, जो बाकी हिस्से होते हैं वो ठंडे रहते हैं। इस देश की पिछड़ी जातियां, इस देश का जो वंचित समाज है, वो कुचालक है लकड़ी की तरह। जो जलता है असर उसी तक केवल पड़ता है। और जो इस देश का जो अभिजात्य वर्ग है, जो इस देश का सवर्ण तबका है, वो सुचालक है। विज्ञान की भाषा में लोहा सुचालक होता है। लोहे के एक सिरे को आग में डालिए तो उसका अंतिम सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये इस देश का जो अभिजात्य वर्ग है वो सुचालक है। वो समझता है कि आज हम जो निर्णय ले रहे हैं, इस निर्णय का असर हमारे आने वाली पीढ़ी पर क्या पड़ेगा। तो 10 साल पहले मोदी साहब ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं पिछड़ी जात का हूं। बीपी मंडल ने उनको पिछड़ी जात में नहीं रखा था। जब बीपी मंडल गुजरात गए थे और उनके जिले में गए थे बीपी मंडल साहब इस बात का आकलन करने के लिए कि यहां पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा कौन है, तो घांची जाति जो है वो मारवाड़ी का एक उपजाति है, मारवाड़ी समाज की एक उपजाति है। वो तेली जाति की नहीं है। हमारे देश का तेली पिछड़ा है। और तेली के बारे में क्या कहा जाता है, जे बरड़ाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये तुलसीदास ने लिखा तेली के बारे में कि जे बरड़ाधम तेली कुम्हारा, सभी वर्णों में अधम और नीच है तेली कुम्हार। जे बरड़ाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। इन जातियों को कहा कि ये सभी के सभी अधम हैं, नीच हैं, जिसमें तेली को कहा। और साथियों, अगर मोदी साहब तेली रहते तो उनसे राम मंदिर का शिलान्यास कराया जाता। ये इस देश का पिछड़ा वर्ग नहीं समझता है और तेली जात के लोग भी नहीं समझते हैं। गांव में हम लोग रहते हैं, अगर सुबह उठने के बाद अगर सामने तेली पड़ जाए तो लोग कहते हैं आज का साइट खराब हो गया, आज का दिन हमारा बड़ा खराब बीतेगा। तेली का मुंह हमने देख लिया। इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तेली को बिठाते संघ के लोग। अगर मोदी साहब तेली रहते तो मोदी साहब मारवाड़ी, जो इस देश का जो तीसरा वर्ण है वैश्य, उस वैश्य के मारवाड़ी की एक उपजाति घांची है, उसमें है। वे मारवाड़ी समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने आप को तेली की उपजाति घांची घोषित कर दिया अपनी कलम से। शीशे की अदालत में शीशे की अदालत में कैसे है कि कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। तो आप ही जज भी हैं, आप ही मुलजिम भी हैं। आपने निर्णय सुना दिया अपने पक्ष में,
लेकिन बहुत सामान्य सी बात है कि जिस रामचरितमानस में तुलसीदास ने तेली जात के बारे में ऐसा लिखा, अगर मोदी साहब तेली जात के रहते तो उनसे राम मंदिर का शिलान्यास नहीं कराया जाता, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाया जाता। और वे पिछड़े वर्गों के बारे में, अगर पिछड़े वर्ग के रहते तो पिछड़े वर्गों के बारे में कोई भी पिछड़ी जात का आदमी इस तरह के फैसले नहीं लेता। लेकिन आज पिछड़े वर्गों को और इस देश के वंचित तबके को जितना नुकसान इस देश के कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मण प्रधानमंत्रियों ने नहीं पहुंचाया, उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, जो अपने आप को पिछड़े वर्ग का घोषित करते हैं, उन्होंने पहुंचाया है। देश का कानून बदलकर, सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचकर, आरक्षण को खत्म करके, और अब क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाने की बजाय उसमें अन्य तमाम चीजें जोड़ करके ऐसा कर दिया कि कोई भी पिछड़े वर्ग का खाता पीता व्यक्ति अब ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा। भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है कि क्रीमी लेयर लागू किया जाए। क्रीमी लेयर कुछ होता है? क्रीमी लेयर का मतलब आर्थिक आरक्षण। भारत के संविधान में कहीं भी आर्थिक आरक्षण का प्राविधान नहीं, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर जोड़ दिया पिछड़े वर्गों के आरक्षण में, जो सरासर देश के संविधान के खिलाफ है। और इस पर इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को आंदोलित होना चाहिए था। संसद के अंदर यह सवाल उठना चाहिए था कि देश के संविधान में जब 340 में, आर्टिकल 340 में है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को विशेष अवसर दिया जाए, तो फिर उसमें आर्थिक आरक्षण की बात कहां से आ गई? क्रीमी लेयर की बात कहां से आ गई? जब हम समाज में पीछे हैं, जब हम शिक्षा में पीछे हैं, जब हम रोजगार में पीछे हैं, 5% से कम हमारा वर्ग शिक्षित रहा, 5% से कम हम सरकारी नौकरियों में रहे और हमको समाज में अपमानजनक तरीके से संबोधित किया गया, फिर वहां पर आर्थिक आरक्षण और क्रीमी लेयर की बात कहां से आ गई? आखिर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद गंगा जल से उनके आवास को धुला गया। आखिर क्रीमी लेयर का क्या मतलब? वहां तो जाति ने काम किया, वहां तो उनकी आर्थिक संपन्नता ने कहीं कोई अवरोध पैदा नहीं किया इस बात में कि वह पिछड़ी जात के नहीं है। तो पिछड़ी जाति में शामिल होने का मतलब, पिछड़े वर्ग में शामिल होने का मतलब, वो समाज में पीछे है, उसके प्रति समाज में अवधारणा गलत रही है हजारों वर्षों से। वो शिक्षा में पीछे था, वो रोजगार में पीछे था, लेकिन क्रीमी लेयर जोड़ दिया गया। और अब क्रीमी लेयर को और टफ बनाया जा रहा है ताकि कोई भी आदमी पिछड़े वर्गों का आरक्षण न लेने पाए। फिर बीपी मंडल ने जो अन्य चीजें हमने आपसे कहा, निजी क्षेत्र में आरक्षण की उन्होंने वकालत किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसको लागू करने की वकालत किया, जिसको अर्जुन सिंह ने लागू किया। उन्होंने ट्यूशन फीस में छूट, किताब और उनको पढ़ने के लिए कपड़ा देने की बात, दोपहर का भोजन देने की बात, छात्रावास सुविधा देने की बात और वजीफा देने की बात, ये सारी चीजों का प्राविधान मंडल कमीशन के अंतर्गत बीपी मंडल जी ने किया कि जो पिछड़ी जातियों के बच्चे हैं, उन पिछड़ी जातियों के बच्चों को कोई ट्यूशन फीस नहीं लगे, पढ़ने की पूरी पढ़ाई उनकी मुफ्त होनी चाहिए, चाहे वो एलएलबी करें, चाहे वो आईआईटी करें, चाहे वो इंजीनियरिंग करें, चाहे वो मेडिकल करें, चाहे वो एमए करें, चाहे वो पीएचडी करें। बीपी मंडल ने अपनी सिफारिश में कहा कि कोई फीस इनकी नहीं लगनी चाहिए। आज भी ये लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि इनको मुफ्त में सारी किताबें मुफ्त में दी जाएं। आज भी ये लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके पढ़ाई के दौरान इनके कपड़े का इंतजाम, इनके पहनने के कपड़े का, ड्रेस का इंतजाम सरकार करे, इसका कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि इनको भोजन, दोपहर का भोजन इनको दिया जाए जब पढ़ने के लिए जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को, जो ओबीसी के बच्चे हों, उनको छात्रावास का इंतजाम किया जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं है। और उन्होंने कहा इनको वजीफा दिया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, इसका कोई इंतजाम पुख्ता नहीं है। ये बीपी मंडल की सिफारिशें थी। ये बीपी मंडल जी की सिफारिशें थी कि 27% आरक्षण वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में भी दिया जाए। ये बीपी मंडल जी ने अपनी सिफारिश के अंदर लिखा है, लेकिन ये कोई लागू नहीं है। बीपी मंडल जी ने कहा कि तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों के ओबीसी छात्रों को विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन इसका कोई इंतजाम नहीं है। बीपी मंडल जी ने कहा
कि व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त ओबीसी लघु उद्योग लगाने के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके लिए पिछड़े वर्गों के लिए अलग वित्तीय संस्थाएं बनाई जाएं, लेकिन वित्तीय संस्थाएं बनाने का कोई पुख्ता इंतजाम इस देश के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि ओबीसी व्यवसायिक ग्रुपों की सहकारी समितियां बनाई जाएं, इसका कोई इंतजाम इस देश के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फालतू जमीनें इस देश के अंदर हैं, उसका एक हिस्सा ओबीसी भूमिहीन मजदूरों में भी बांटा जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना की जाए, इसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र में पिछड़े वर्गों के लिए अलग मंत्रालय हो, लेकिन अलग मंत्रालय बनाने, उसको सुविधा संपन्न बनाने और वहां पर पिछड़े वर्ग के लोगों को ही बिठाने, ऐसा कोई इंतजाम इस देश के अंदर नहीं है। राज्य व केंद्र में पिछड़े वर्गों के लिए अलग मंत्रालय और अलग विकास निगम, ये सब बनाने का काम कोई नहीं किया गया और ओबीसी के लिए अलग से कोई बजट का प्राविधान इस देश के अंदर नहीं किया जाता। ये सभी मंडल कमीशन की सिफारिशों में है, मंडल साहब की संस्तुतियों में। इसलिए साथियों, बात हमारी लंबी हो रही है, इसलिए फिर कभी हम आपके बीच में अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो सवाल है, वो सवाल हमारे लिए आज 30 बरस बाद, आज अब हमको राम मंदिर का जो झुनझुना थमा दिया गया, और बहुत सारे लोगों के मैं खुशी का इजहार करते हुए जो 5 अगस्त को, इस अगस्त के महीने में ही 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। जिनकी आस्था है, मुझको उनसे एतराज नहीं है। भारत हमारा देश भिन्न भिन्न संस्कृतियों का, भिन्न भिन्न समूहों का, भिन्न भिन्न समाजों का देश है। दुनिया में ऐसी विविधताओं से भरा हुआ कोई देश नहीं है, इसमें कोई संकोच मुझे कहने में नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों बोली बोलने वाले लोग, सारे मजहब को मानने वाले लोग, यहाँ पर वर्षा, गर्मी, जाड़ा, हर तरह का मौसम हर समय आपको मिलेगा। ऐसा देश दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो इस देश का बहुजन समाज है, जो इस देश का वंचित समाज है, जो इस देश का शोषित पीड़ित समाज है, जो अर्जक और कमेरा समाज है, जिसकी आबादी इस देश के अंदर 85% है, उस 85% समाज का मुख्य मुद्दा मंदिर और भगवान नहीं है। इस देश के इन वंचित समाज के लोगों का मुख्य मुद्दा इनका रोटी का इंतजाम है, इनके रोजगार का इंतजाम है, इनके शिक्षा का इंतजाम है। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो भाषा है, कार्ल मार्क्स ने जो कहा कि धर्म अफीम है, जनता को खिला दीजिए वो बौरा जाएगी। हमारा समाज जो अशिक्षित समाज है, जो भाग्यवादी समाज है, हमारा समाज जो भाग्य और भगवान पर आश्रित रहा है हजारों वर्षों से, इस देश के चालाक लोग जो सत्ता पर हजारों वर्ष से भाग्य और भगवान का दिलासा दे करके, भाग्य और भगवान को हमारी नियति बता करके कि तुम्हारे भाग्य में गरीबी है, तुम्हारा कल्याण भगवान करेगा, ये 2 चीजें हमारे समाज को जो समझाई जाती रही हैं कि भाग्य में तुम्हारे गरीबी है, भाग्य में तुम्हारी अपमान में है, भाग्य में तुम्हारे झोपड़ी में रहना है, भाग्य में तुम्हारे लाचारी और बेबसी है, भाग्य में तुम्हारे बेरोजगारी है, भाग्य में तुम्हारे बीमारी है, ये जो बता दी जाती है। और इसका जो एकमात्र इलाज, एकमात्र निजात इससे पाने का जो उपाय बताया जाता है, वो कहा जाता है भगवान की शरण में जाओ, ईश्वर की शरण में जाओ, राम की शरण में जाओ, इस देश के 33 करोड़ देवताओं की शरण में जाओ। तुम्हारे इन सारे दुर्दशाओं का अंत राम के चरण में है। दास बन करके राम के चरण में समा जाओ। अपना चंदा, अपनी पूंजी, अपने पसीने की गाढ़ी कमाई मंदिर के नाम पर, पुरोहित के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, कथा वार्ता के नाम पर दे दो, तुम्हारा अगला जन्म सफल होगा। ये जन्म भले तुम्हारा गरीबी में है, इस जन्म में भले ही तुम गरीबी में, लाचारी में, बेबसी में जी रहे हो, लेकिन पुण्य करोगे, दान करोगे, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मंदिरों में दोगे, तीर्थाटनों में खत्म करोगे, पुरोहितों को दोगे और अपने घर के अंदर कथा वार्ता, अपने घर के अंदर यज्ञ और हवन करोगे, तो तुम्हारा जो अगला जन्म है वो सफल होगा। और अगले जन्म में तुमको जो है, या तो तुम मोक्ष पा जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, या अगले जन्म में तुमको रबड़ी और मलाई मिलेगी हमारी तरह से। ये समझा करके हमारे समाज को ये लोग, हमारे जो वैधानिक, हमारे जो कानूनी हक हैं, कानूनी अधिकार हैं, और जिन चीज़ों को हमें मिलना चाहिए और पाना चाहिए, उन तरीकों को हमसे छीनते हैं और उससे हमको
हमारा ध्यान हटाने का काम करते हैं, हमारा ध्यान बटाने का काम करते हैं। और ये सभी लोग, ये बड़े अभिजात्य समाज के लोग, ये पुरोहित लोग, ये चालाक लोग, ये जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारे हक और हिस्सों के हिस्से को हजारों बरस से लूट करके अपने आप को संपन्न, अपने आप को अभिजात, अपने आप को प्रबुद्ध बनाए हुए हैं, ये सभी के सभी लोग राम का सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर हमारे अधिकार को छीनते रहे हैं। इसलिए है वंचित समाज के लोगों, हे पिछड़े समाज के लोगों, तुमको राम की जरूरत नहीं है, तुमको काम की जरूरत है। आज जिनको राम की जरूरत है छोड़ दो, उनके बेटे और बेटियों को देखो कि वो अपने बेटे और बेटियों को कभी कहते हैं जय श्री राम कहने के लिए, उनके बेटे और बेटियां कभी जाते हैं राम का मंदिर बनाने के लिए, कभी जाते हैं चंदा वसूलने के लिए, कभी जाते हैं सत्याग्रह करने के लिए कि राम मंदिर बनना चाहिए। उनके बेटे और बेटियां, जिनको संस्कृत पढ़ना था वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जिनको संस्कृत पढ़ना था वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, जिनको संस्कृत पढ़ना था वो जर्मन पढ़ रहे हैं, जिनको संस्कृत पढ़ना था और जिनको पुरोहिताई करना था वो आज कलेक्टर बन रहे हैं। और आपको कह रहे हैं, इस देश के कमेरे वर्ग को कह रहे हैं, इस देश के पिछड़े वर्ग को, इस देश के वंचित समाज को कह रहे हैं कि तुम राम का मंदिर बनाओ, तुम राम के काम आओ, और राम के काम आओगे तो तुम्हारा अगला जन्म बनेगा। वे ये लोक को बनाने की बात नहीं कह रहे हैं, वे वो लोक को जो स्वर्ग लोक है जिसको हमने देखा नहीं, वे कह रहे हैं कि आज राम के लिए आंदोलन करोगे, राम का मंदिर बनाओगे तो तुम्हारा स्वर्ग सुधरेगा। मैं कहता हूं कि हे पिछड़े समाज के लोगों, अपना यह नरक सुधारो, स्वर्ग कहीं नहीं है, अपना नरक सुधारो। और ये जो नरक है जहां पर हम जी रहे हैं, इस नरक को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को अच्छा बनाओ, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटे और बेटियों के रोजी रोटी का इंतजाम करो, और अपना घर बढ़िया बनाओ, अपने परिवार को बढ़िया बनाओ, अपने परिवार को सुशिक्षित, अपने परिवार को सुसभ्य बनाओ। और उनको देखो, नकल भी करना है तो उनकी नकल करो। हमारे साथियों, हमारे भाइयों, नकल उनकी करिए। वो अपने बेटे और बेटियों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अपने बेटे और बेटियों को LLB पढ़ा रहे हैं, अपने बेटे और बेटियों को IIT करा रहे हैं, अपने बेटे और बेटियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ा रहे हैं, अपने बेटे और बेटियों को PhD करा रहे हैं। अपना खेत बेच करके, अपना गहना बेच करके, अपने आप को बेच करके वे अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा रहे हैं। और आपसे कह रहे हैं अपने बेटे और बेटियों को तलवार हाथ में ले लो, डंडा हाथ में ले लो और जय श्री राम बोलो, राम जी के काम आओ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा के लिए, आप संपत्ति के लिए, आप सम्मान के लिए, आप रोजगार के लिए संघर्ष करिए। राम को छोड़ दीजिए, उनके राम हैं, वो राम के लिए लड़े। और राम ने क्या किया, हमने पहले ही आपसे बात किया। रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए, उनके धर्मशास्त्रों को पढ़ लीजिए। राम जी के बारे में शंभू का गर्दन क्यों काट दिया गया, और आज हमारा गर्दन वही रामराज का सहारा लेकर, राम की बात करके आज आपका भी गर्दन काटा जा रहा है, बस खून नहीं निकल रहा है शरीर से। अंतर बस केवल इतना ही। मैंने आपसे कहा रामराज था, ये आधुनिक रामराज है। इस आधुनिक रामराज में हे शंभू को आपका गर्दन काटा जा रहा है, बस उससे खून नहीं निकल रहा है। अंतर से केवल इतना है। उस समय राम ने गर्दन काटा शंभू का तो खून निकला और वो निष्प्राण हो गया। आज के रामराज में आपका जो गर्दन काटा जा रहा है वो आपको निष्प्राण नहीं बनाएगा, लेकिन आपको निर्धन बना देगा। आपको सम्मान से जिंदगी जो मिल रही थी उसको खत्म कर देगा, आपका सत्ता छीन लेगा, आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपकी शिक्षा छीन लेगा, आपका रोजगार छीन लेगा, बस खून नहीं निकलेगा गर्दन कटने से। ये अंतर है। इसलिए आज जरूरत क्या है, आज जरूरत है कि जातिवार जनगणना कराई जाए। इस बात को लेकर हम दबाव बनाएं अपने हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारी बात करते हैं और जो हमारे वोट पर जिनको सत्ता मिलती है और जिनको हम अपना वोट देते हैं और अपना सपोर्ट देते हैं, तन मन धन से हम जिनके लिए समर्पित हैं, उनके ऊपर बिना किसी लोभ और लालच के आपको प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा और उनके देना पड़ेगा कि जातिवार जनगणना की बात करो, कीमी लेयर खत्म हो इस बात की बात करो, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए इसकी बात करो, सभी तरह के ठेकों में आरक्षण दिया जाए। जितने भी सरकारी ठेके होते हैं सभी तरह के ठेकों में
पिछड़ों को, एससी को, एसटी को आरक्षण दिया जाए। महिला आरक्षण अगर लागू होता है तो उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को अलग से आरक्षण दिया जाए और उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो और वहां एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, जिससे हमारे लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जज बने, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी जज बने। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज करने की जरूरत है। इसलिए मैं अपनी बात को बहुत लंबी न करते हुए मैं आज मंडल दिवस पर मैं अपने उन तमाम पुरखों को, जिन लोगों ने हमारे समाज को तरक्की पर ले जाने के लिए, हमारे समाज को सम्मान दिलाने के लिए, वो चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, ज्योतिबा फुले जी रहे हों, पेरियार रामास्वामी नायकर जी रहे हों, गाडगे महाराज रहे हों, या ललई सिंह यादव जी रहे हों, रामस्वरूप वर्मा जी रहे हों, महाराज सिंह भारती जी रहे हों और जगदेव बाबू रहे हों, या राम नरेश यादव जी रहे हों, कर्पूरी ठाकुर जी रहे हों, या जितने भी बिरसा मुंडा से लेकर जो भी हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को फातिमा शेख से लेकर के सावित्रीबाई फुले से लेकर रमाबाई अंबेडकर से लेकर फूलन देवी तक, जो भी हमारे समाज के लिए जिन लोगों ने भी शहादत दिया, कुर्बानी दिया, संघर्ष किया, अपने आप को अपमान और जिल्लत झेल करके हमको सजग और सतर्क करने का काम किया, उन सभी लोगों के प्रति मैं श्रद्धावनत हूँ। मैं बीपी मंडल जी के प्रति श्रद्धावनत हूँ। मैं श्रद्धावनत हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति। मैं श्रद्धावनत हूँ बीपी सिंह जी के प्रति, उन तमाम पुरखों के प्रति, उन तमाम महापुरुषों के प्रति जिन लोगों ने हमारे समाज को जगाने का काम किया, हमको ये बताने का काम किया कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, तुमको किन मुद्दों को लेकर लड़ना है और कहाँ तुम्हारा हित है, कहाँ तुम्हारा अहित है, कौन लोग तुम्हारे मित्र हैं, कौन लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। इन तमाम बातों को जिन हमारे पुरखों ने बताया, समझाया, उन सभी लोगों के प्रति मैं श्रद्धावनत होते हुए केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि जख्म खाकर चुप रहो तो नतीजा यह हुआ, जख्म खाकर चुप रहो तो नतीजा पत्थरों के बोल बाले हो गए आज 30 साल बाद। इसलिए मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूं। आज के लोगों, कोई अगर न आए तो महफिल तड़प उठे, एक दिल पे चोट आए तो हर दिल तड़प उठे, मिलजुल के जिंदगी का तस्वुर लिए हुए हम यूं कदम बढ़ाएं कि मंजिल तड़प उठे। हमको इस सोच के साथ आगे बढ़ना है, तभी मनुवाद से मुकाबला हो पाएगा, तभी इस छद्म राम राज से मुकाबला हो पाएगा, तभी इस संघवाद से मुकाबला हो पाएगा और हमारा अस्तित्व बचेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी और सम्मान को हम तभी बचा सकेंगे। अन्यथा फिर हमको फिर से है और जो देश के हुक्मरान हैं, हितों को लेकर के जो आज जिस तरीके से छल किया जा रहा है हमारे समाज के साथ, वो होता रहेगा। इसलिए आप सभी लोग सतर्क हों, सजग हों और आज मंडल दिवस की बहुत बहुत शुभकामना कि बीपी सिंह जी ने आज के दिन मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके एक ठहरे हुए पानी में हलचल पैदा करने का काम, इस देश की सोई हुई पिछड़ी जातियों को झिंझोड़ने का, झकझोरने का जो काम बीपी सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 को किया था, मैं बीपी सिंह जी के प्रति श्रद्धावनत होते हुए और उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हुए कि बीपी सिंह जी ने जो ठहरे हुए पानी में पत्थर चलाया था और जो हिलोरा पैदा हुआ था, जो हिलोरे पैदा हुए थे और जिनकी बदौलत इस देश के मनुवादियों की चूल्हे हिल गई थी और उनको राम रथ लेकर चलना पड़ा था। आज मैं मंडल दिवस की आप सभी लोगों को शुभकामना देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।